नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में 50,000 से ज्यादा गाने गाए। ऐसा कोई सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। फिर भी वो कहती थी कि उन्हें दोबारा जन्म मिले तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेंगी। इतना ऊंचा मकाम हासिल करने के बावजूद आखिर लता दीदी दोबारा लता मंगेशकर क्यों नहीं बनना चाहती थी? क्या है इनके दर्द और तकलीफ की वो कहानी? क्यों इन्हें कहा गया कि ये परिवार का नाम बदनाम कर देंगी? कौन थे वो 5 लोग जिन्होंने इनकी जिंदगी संवारने में अहम रोल निभाया? दोस्तों, आप भले ही लता मंगेशकर जी को उनकी सुरीली आवाज और सदाबहार गीतों के कारण जानते होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए खुद का सर्वस्व न्यौछावर कर देने की कला इनकी आवाज से भी कई गुना ज्यादा महान है। खुद दिन भर भूखे रहकर परिवार का पेट भरने का गुण कोई हमारी प्यारी लता दीदी से सीखे। पिता के गुजरने के बाद नादान मासूम उम्र में ही मुस्कुराते हुए पिता की सारी जिम्मेदारियां लेना कोई लता मंगेशकर से सीखे। दोस्तों, वैसे तो हमने लता मंगेशकर पर और भी कई एपिसोड्स बनाए हैं। इसी कारण आज के एपिसोड में हम लता मंगेशकर जी के उन किस्सों की चर्चा करेंगे जिसे शायद ही आपने सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, लता मंगेशकर जी को भारत की स्वर कोकिला का दर्जा दिलाने में 5 अहम लोगों का हाथ है। आज की कहानी की शुरुआत में एक नजर उन्हीं 5 लोगों पर। दोस्तों, लता मंगेशकर की बायोग्राफी लता सुरगाथा के मुताबिक लता मंगेशकर ने जो पहले सपना देखा था वो देश सेवा का था। उन्होंने इस चीज के लिए प्रण भी ले लिया था। इसके लिए उन्होंने वीर सावरकर से कहा था कि वो समाज सेवा के लिए राजनीति का रास्ता अपनाएंगी। उनकी बात सुनकर वीर सावरकर ने कहा था कि तुम्हारे पिता का संगीत क्षेत्र में बहुत नाम है, वो इसी के जरिए देश की सेवा कर रहे हैं, तुम भी उन्हीं के जैसे संगीत के माध्यम से समाज की सेवा करो। वीर सावरकर के समझाने पर लता मंगेशकर ने राजनीति का सपना छोड़ दिया और संगीत के जरिए समाज सेवा करने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, लता मंगेशकर ने हर इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कि मास्टर गुलाम हैदर और कंपोजर अनिल बिस्वास के व्यक्तित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। लता मंगेशकर ने बताया था कि मास्टर गुलाम हैदर ने उन्हें सिखाया था कि बीट पर आने वाले बोल पर थोड़ा सा ज्यादा वजन देना चाहिए, इससे ही गाने में उठाव आता है। वहीं अनिल बिस्वास ने उन्हें गाते हुए सांस पर ठहराव लेना सिखाया। उन्होंने लता मंगेशकर को बताया कि कैसे गाते वक्त कहां कहां पर सांस छोड़ना चाहिए, जिससे दर्शक को सुनने में अटपटा ना लगे। अनिल बिस्वास ने उन्हें बताया कि सांस लेते समय धीरे से चेहरे को माइक्रोफोन से थोड़ा दूर ले जाना चाहिए और झट से फिर वापस आ जाना चाहिए। लता मंगेशकर हमेशा कहती थी कि अगर इन दोनों शख्सियत ने ये बारीकियां नहीं बताई होती तो शायद आज उनकी गायकी में परफेक्शन की भारी कमी होती। दोस्तों, लता मंगेशकर का पालन पोषण मुंबई में हुआ था। यही कारण था कि उनकी बोलचाल की भाषा भी मराठी ही थी। जब उन्होंने हिंदी सिनेमा में गाना शुरू किया तो लोग मराठी होने पर उन्हें ताने भी मारते थे। इसी से जुड़ा किस्सा ये है कि एक दिन लता मंगेशकर संगीतकार अनिल बिस्वास और दिलीप कुमार के साथ लोकल ट्रेन से गोरेगांव जा रही थी। अनिल बिस्वास ने दिलीप कुमार से लता मंगेशकर का परिचय कराते हुए कहा कि दिलीप, ये लता मंगेशकर है और ये बहुत अच्छा गाती है। इस पर दिलीप कुमार ने पूछा कि ये कहाँ की है। अनिल बिस्वास ने बताया कि ये मराठी है। मराठी शब्द सुनते ही दिलीप कुमार ने अपना चेहरा अजीब सा बनाकर कहा, क्या है ना, मराठी लोगों की बोली में थोड़ी दाल भात की बू होती है, यानी कि मराठी लोगों को उर्दू नहीं आती है। उनकी ये बात लता मंगेशकर को बहुत बुरी लगी। इसके बाद उन्होंने उर्दू सीखने की ठानी और सीख भी ली। वो कहती थी कि वो दिलीप कुमार ही थे जिनकी बदौलत उन्हें उर्दू आई और उनका उच्चारण सुधर गया। दोस्तों, इस लिस्ट में अंतिम नाम पाकिस्तान की मल्लिका तरन्नुम नूरजहां का है। जब लता मंगेशकर ने मराठी फिल्मों के लिए गाना शुरू किया था तो उस वक्त नूरजहां इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थी। खुद लता मंगेशकर उनको अपना आइडल मानती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के जैसी दूसरी नूरजहां भी नहीं हो सकती।
रिपोर्ट्स की माने तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर पार्टीशन के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता मंगेशकर का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। इस लिहाज से नूरजहां का पाकिस्तान जाना बेहतर रहा और हिंदी सिनेमा को एक बेहतरीन आवाज मिल गई। वहीं दूसरी तरफ नूरजहां ने 14 साल की लता मंगेशकर को देखकर ये बात कही थी कि ये एक दिन बड़ी सिंगर बनेगी। लता मंगेशकर भी नूरजहां की बहुत बड़ी फैन थी और उनको अपना आइडल मानती थी और खाली समय में नूरजहां भी उनके गाने यानी कि लता दीदी के गाने सुना करती थी। दोस्तों, देश के बंटवारे के बाद लता मंगेशकर और नूरजहां की मुलाकात भारत पाक बॉर्डर पर हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो गई थी और लिपट कर रोने लगी थी। दरअसल 1951 में लता मंगेशकर और नूरजहां के डुएट सॉन्ग के लिए फेमस कंपोजर सी रामचंद्र लता मंगेशकर को लेकर अटारी पहुंचे थे, पर उनके पास वीजा पासपोर्ट नहीं थे। इस वजह से उन्हें बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। तब सी रामचंद्र के जरिए नूरजहां से लता मंगेशकर की बात हुई। दोनों मिलना चाहती थी, तो इसके बाद उनकी मुलाकात बॉर्डर के जीरो लाइन पर हुई थी। दोस्तों, आइए अब जानते हैं लता मंगेशकर जी की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में। दोस्तों, शनिवार 28 सितंबर 1929 को लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के एक सिख मोहल्ले में अपनी मौसी के घर हुआ। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया। वहीं 9 साल की उम्र से वो अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ शो में जाने लगी। 1940-41 के आसपास दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के बुलावे पर लता मंगेशकर अपने पिता के साथ रिकॉर्डिंग के लिए गई थी। ये पहली बार था जब वो पिता के साथ रेडियो के लिए गाने गई थी। इससे पहले वो पिता की नाटक कंपनी में उनके साथ शोज किया करती थी। पिता के साथ उनका ये आखिरी कार्यक्रम था। इसके बाद लगभग 1 साल ही बीता था कि 24 अप्रैल 1942 को पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। पिता के निधन के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आ गई थी। इसी दौरान मास्टर विनायक ने उन्हें अपनी मराठी फिल्म पहली मंगला गौर के लिए अप्रोच किया। पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने हाँ कर दी और फिल्म में एक छोटा सा रोल भी किया। साथ ही उन्होंने फिल्म के गाने नटली चैत्राची नौलाई गाना भी गाया। इस गाने के लिए उन्हें 25 रुपए फीस मिली थी और फिल्म के रोल के लिए कुल 300 रुपए। इसके बाद उन्होंने मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया। दोस्तों, बुरा वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। ये बात लता मंगेशकर के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। एक वक्त था जब पिता जीवित थे तो लता मंगेशकर के पास फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के ऑफर आए थे, लेकिन तब पिता ने ही मना कर दिया था। मगर उनके निधन के बाद परिवार के गुजारे के लिए लता मंगेशकर को यह ऑफर स्वीकार करना ही पड़ा। दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद लता मंगेशकर पूरे परिवार को लेकर कोल्हापुर आ गई थी। यहाँ पर उनके पिता के अजीज दोस्त मास्टर विनायक ने उन्हें एक मकान रहने के लिए दे दिया था। 1947 में मास्टर विनायक का निधन हो गया। इसके बाद उनके रिश्तेदारों ने लता मंगेशकर पर घर खाली करने का दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी बीच एक कैमरामैन लता मंगेशकर से मिलने आए। उन्होंने कहा कि एक हरिश्चंद्र बाली है जो आपसे मिलकर आपका गाना सुनना चाहते हैं। अगले दिन उन्होंने जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने लता मंगेशकर को सुना और गाना गाने का मौका दे दिया। इसके बदले उन्होंने लता मंगेशकर को मोटी रकम दी। उसी पैसे से लता मंगेशकर ने घर का किराया चुकाया। तब जाकर उन्हें उस घर में रहने दिया गया। दोस्तों, 14 साल की उम्र में लता मंगेशकर कोल्हापुर से मुंबई एक शो में गाने के लिए अपनी मौसी के साथ आई थी। यहाँ वो अपने चाचा कमलनाथ मंगेशकर के घर रुकी थी। घर पहुंचते ही वो रियाज करने लग गई। उनकी यही कोशिश थी कि उनके पिता के नाम पर कोई सवाल ना उठाए। इस बात से उनके चाचा बहुत नाराज थे। उनका कहना था कि ये लड़की भाई दीनानाथ मंगेशकर का नाम खराब कर देगी। कहाँ वो एक सुधी गायक और कहाँ ये लड़की ठीक से गा नहीं पाएगी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। चाचा के जैसे ही सोच उनकी बुआ विजय की भी थी। उन लोगों की ये बात सुन लता मंगेशकर बहुत आहत हुई और रोने लगी।
तब उनकी मौसी ने उन्हें समझाया कि किसी का बिना सुने बस वो अपनी गायकी पर ध्यान दे। अगले दिन लता मंगेशकर ने और भी अधिक उत्साह के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी। उस शो में दर्शक के रूप में एक्ट्रेस ललिता पवार भी मौजूद थी। लता मंगेशकर का गाना ललिता पवार को इतना पसंद आया कि उन्होंने इनाम के रूप में उन्हें सोने की बालियां भेंट कर दी। दोस्तों, किस्सा है कि जब लता मंगेशकर हरिश्चंद्र बाली के फिल्म के गाने को रिकॉर्ड कर रही थी कि तभी एक पठान ने उनकी आवाज सुनी। बिना रुके ही वो शख्स गुलाम हैदर अली से मिलने चला गया। पठान ने उनसे कहा, कोई एक नई लड़की आई है जो बहुत ही उम्दा गाती है, आप उसे बुलाकर एक बार जरूर सुने। मास्टर गुलाम हैदर अली ने मिलने के लिए हामी भर दी, जिसके बाद लता मंगेशकर के पास मास्टर हैदर अली से मिलने का मैसेज आया। अगले दिन वो अपनी मौसरी बहन के साथ मास्टर गुलाम हैदर अली के स्टूडियो मिलने गई। वहां पर वो सुबह से शाम तक उनका इंतजार करती रही। आखिरकार उनकी मुलाकात मास्टर हैदर अली से हुई। उन्होंने इतना लंबा इंतजार कराने के लिए माफी मांगी, फिर गाना सुनाने को कहा। वो लता मंगेशकर के गाने से बहुत प्रभावित हुए। मास्टर हैदर अली ने लता मंगेशकर की मुलाकात प्रोड्यूसर शशधर मुखर्जी से करवाई, जो उस समय फिल्म शहीद पर काम कर रहे थे। लेकिन उन्होंने लता मंगेशकर को काम देने से इनकार कर दिया। मुखर्जी ने कहा कि इस लड़की की आवाज बहुत पतली है। इस पर मास्टर हैदर अली ने कहा, आने वाले दिनों में प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इस लड़की के पैरों में गिरकर अपनी फिल्म में गाना गाने की विनती करेंगे। दोस्तों, 1948 में लता मंगेशकर ने फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला गाया था। इस गाने को मधुबाला पर फिल्माया गया था। ये वही गाना था जिसने लता मंगेशकर को हिंदी सिनेमा में बतौर सिंगर पहचान दिलवाई। दोस्तों, करियर के शुरुआती दिनों में लता मंगेशकर घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पैदल जाती थी। गानों की रिकॉर्डिंग करने के बाद वो खाली टाइम में भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठी रहती। दिन भर बिना कुछ खाए वो पूरा दिन गुजारती। वजह यह थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में भी कैंटीन होता है। दूसरी वजह यह भी थी कि उनके पास पैसे कम होते थे। उनके पास 1 या 2 रुपए होते थे, इसलिए घर से भी वो स्टूडियो पैदल जाती ताकि उन बचे हुए पैसों से वो घर वालों के लिए सब्जी खरीद सके। उनका मानना था कि वो भले ही भूखी रहे, लेकिन घर वालों को बिना खाए ना सोना पड़े। दोस्तों, 1958 में फिल्म मेकर महबूब खान अमेरिका में ऑस्कर समारोह में गए हुए थे। यहाँ पहुंचे उन्हें 2 दिन ही हुए थे कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उनका हाल जानने के लिए लता मंगेशकर ने उन्हें फोन किया। महबूब खान ने बातचीत के दौरान कहा कि विदेश में तुम्हारा गाना सुनने का मन बहुत करता है, लेकिन यहाँ कहाँ से तुम्हारे गानों की रिकॉर्डिंग लाऊं? लता मंगेशकर ने पूछा कि आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। महबूब खान की फरमाइश पर लता मंगेशकर ने उन्हें रसिक बलमा गीत सुनाया। उनके इस गीत से महबूब खान की तबीयत में सुधार जरूर हुआ था। दोस्तों, ये बात 1961 की है। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज बड़े गुलाम अली खां से मिलने अमृतसर गए हुए थे। वहां पर वो लोग किसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि तभी ट्रांजिस्टर पर लता मंगेशकर का गाना बजा। गाने के बोल थे, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। गीत शुरू होते ही गुलाम अली एकदम शांत हो गए। गीत खत्म हो जाने के बाद उन्होंने बोला, कमबख्त, ये कभी बेसुरी होती ही नहीं है। उनकी इस बात में प्यार और जलन दोनों की भावना शामिल थी। दोस्तों, पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां लता मंगेशकर के कंधे पर आ गई थी, जिस कारण से उन्होंने फिल्मों में बतौर एक्टर और सिंगर काम करना शुरू कर दिया था। बाद में उन्हें क्लासिकल संगीत का रियाज करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। नतीजतन क्लासिकल संगीत उनसे पूरी तरह छूट गया। करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच जाने के बाद भी उन्हें इस बात का मलाल रहा कि वो एक क्लासिकल सिंगर नहीं बन सकी। दोस्तों, लता मंगेशकर ने अपना पूरा जीवन सादगी से बिताया, लेकिन उन्हें कारों का काफी शौक था। उन्होंने करियर की शुरुआत में 8,000 रुपए की कार खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने शेरवले और ब्यूक भी खरीदी थी। दोस्तों, लता मंगेशकर को क्रिकेट का भी बहुत शौक था। पहली बार उन्होंने 1946 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था। दोस्तों, 1989 में लता दीदी ने लता मंगेशकर फाउंडेशन की शुरुआत की थी।
इस फाउंडेशन के जरिए वो पुणे में अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर अस्पताल बनवाया था जो 6 एकड़ में फैला हुआ है। लता मंगेशकर के नाम पर भी नागपुर महाराष्ट्र में एक अस्पताल है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। दोस्तों, लता मंगेशकर ने 1950 में असली नाम छिपाकर म्यूजिक डायरेक्टर बनी थी। कामयाब सिंगर बनने के बाद लता मंगेशकर ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर 1950 की मराठी फिल्म राम राम पाहुणे की थी। इसके बाद उन्होंने आधा दर्जन मराठी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया। हालांकि इन सभी फिल्मों में उन्होंने लता मंगेशकर नाम से नहीं बल्कि आनंद घन नाम से काम किया था। दोस्तों, लता मंगेशकर ने 80 सालों के म्यूजिक करियर में करीब 50,000 गाने गाए। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली समेत कुल 36 भाषाओं के गानों को आवाज दी। 700 से भी ज्यादा गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में लता मंगेशकर ने 35 सालों में गाए थे। 90 के दशक में यश चोपड़ा के हर फिल्म की एक्ट्रेस की आवाज लता मंगेशकर की आवाज होती थी। उन्होंने ए.आर. रहमान के कंपोजिशन में भी कई हिट गाने दिए हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर के इस संघर्ष और परिवार की जिम्मेदारियों के किस्से सुनकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।